तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम 98। मैं पंकज कुमार आज इस न्यू सेशन में जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो नेक्स्ट सेशन है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है, उसको लेकर हाजिर हूँ। चलो, इसके पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था जो एनसीईआरटी क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसमें मैंने पूरे चैप्टर को मतलब बुक्स की जितने सारे चैप्टर है, टोटल 8 चैप्टर है, उसके ओवरव्यूज़ को बताया था। वो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। इसको सीरीज़ में एकदम सारे चैप्टर को बारी बारी से एक एक करके मतलब सारी चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आज हम पहला चैप्टर लिए हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। चलिए, उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, कुछ नॉलेज है या कुछ फैक्ट्स आपको जानने चाहिए, चलिए ऐसे भी, तो मैं इस चैप्टर को, इस सीरीज़ को इसलिए शुरू किया हूँ ताकि हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी जो बेसिक्स नॉलेज है वो हमारे अच्छे से कंप्लीट नहीं होते। हम आगे की जो बड़े बड़े बुक्स है वो सबको पढ़ते हैं, जो फैक्ट छोटे फैक्ट्स उसमें आते हैं हमको समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो बेसिक्स है, ख़ास करके जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, उसके अलावा जो साइंस है, ये सारे जो 3-4 सब्जेक्ट है जो मतलब कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंस होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को मैं कवर करने की सोच रहा हूँ। और ये हमारे अपने नोट्स से मैंने एनसीईआरटी से खुद तैयार करा, खास करके वही टॉपिक को हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पहला चैप्टर को शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसमें आप सौर मंडल के इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता है कि सौर मंडल के बारे में जानना और उसमें पृथ्वी की क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में हमको जानना है। तो चलिए इस सबसे पहले चैप्टर के टेबल ऑफ कंटेंट की बात कर ले। टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा सूर्य, सौर मंडल है तो सूर्य रहेगा। उसके बाद जो इनमें कितने सारे ग्रह हैं, ग्रहों की बात करेंगे। फिर हम इसमें ग्रह कौन सा ग्रह है, सब ग्रहों की बात करें। उसके बाद पृथ्वी की अलग से बात होगी। उसके अलावा चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये तो मेजर टॉपिक है। उनके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो एग्जाम के व्यू से इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा टॉपिकल है पूर्णिमा। आपने सुना होगा पूर्णिमा और अमावस्या। तो जब क्या होता है, चंद्रमा आसमान में पूरा दिखाई देता है, पूर्ण रूप से दिखाई देता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। और उस पक्ष को जैसे हम लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हम जानते हैं, 15-15 दिन के अंतराल में चंद्रमा की स्थितियाँ क्या होती है, बदलते रहती है। उनके आकार भी हमको बदलते हुए देखते को मिलता है। तो 15 दिन की जो स्थिति होती है वो हमारा शुक्ल पक्ष, फिर 15 दिन की जो चंद्रमा कटता हुआ दिखता हो हमारा कृष्ण पक्ष, मतलब अमावस्या की स्थिति बनती है। चलिए अगला बात करते हैं हम खगोलीय पिंड। अगला टॉपिक आता है खगोलीय पिंड क्या है। तो आसमान में चमकने वाली जितनी सारी पिंड है, उसमें सूर्य, चंद्रमा, रात्रि के समय जितने सारे वस्तु आसमान में दिखते हैं वो सारे खगोलीय पिंड कहे जा सकते हैं। चलिए अब देखिए, इन खगोलीय पिंडों में बात आती है तारा जो क्या होता है, आकार में बहुत बड़ा होता है, उनका अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद ऊष्मा उत्सर्जन करते हैं, हमें प्रकाश देते हैं। ठीक है, इसी की तरह एक हमारा सूर्य भी क्या, एक हमारा तारा है, और पूरे सौर मंडल को सूर्य से ही ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके अलावा प्रकाश भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये जो तारा को आप लोग परिभाषित कर दिए, जैसे अपना ऊष्मा हो, प्रकाश हो, ठीक है, और आकार में बहुत बड़े होते हैं। चलिए अगला हमारा बात करते हैं, जो पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए। कभी कभी हम सौर मंडल को यदि देखते हैं तो एक छल्ले के रूप में दिखाई देता है। ये छल्ले क्या होते हैं, विभिन्न पदार्थों के जो असंख्य छोटे छोटे जो पिंडों की क्या होती है, एक पट्टी होती है जो हमें छल्ले के रूप में दिखाई देते हैं। और ये छल्ले क्षुद्र ग्रह पट्टी का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अगला बात करती है, ये जो आगे हम बात करते हैं, जो तारों का जो विभिन्न समूह है, बहुत सारे तारे हैं जो एक समूह बनाते हैं, उन समूहों को एक क्या कहते हैं, विशेष आकृति के रूप में दिखते हैं। समूह बनाते हैं लेकिन वो समूह किसी विशेष आकृति को निर्माण करती है, वो हमें क्या कहते हैं, उनको नक्षत्र मंडल के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे नक्षत्र मंडल के रूप में हम जान सकते हैं, जैसे अर्सा मेजर,
अर्सा मेजर, जिसको बिग बियर भी कहता है, उसी अर्सा मेजर का ही एक भाग हमारा क्या है, सप्तऋषि। सप्तऋषि जो आसमान में हमको ध्रुव तारा कहते हैं, जो उत्तर दिशा की तरफ दिखाई देता है, वो हमारा क्या अर्सा मेजर का ही एक भाग है, जो नक्षत्र मंडल है उसका ही एक भाग है वो सप्तऋषि। सप्तऋषि या उसको हम लोग ध्रुव तारा ऐसे, और हमारा आसमान में हमेशा क्या होता है, उत्तर दिशा की तरफ दिखाई देता है। पहले के समय में जब ये इतने जो कंपास वगैरह का ये आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये सप्तऋषि जो तारा इसी की तरफ मतलब लोगों ने क्या किया, जो दिशा का निर्धारण करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रह की। तो ग्रह क्या होता है, ग्रह ऐसा खगोलीय पिंड है, वो भी आसमान में पाए जाने वाले सारे पिंड क्या है, खगोलीय पिंड है। तो ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो क्या, जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना ऊष्मा ऊर्जा नहीं होता है, वो क्या होते हैं, तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उनका काम क्या है, तारों के चक्कर लगाते हैं। ग्रहों का क्या काम है, तारों के चक्कर लगाना। चलिए अगला हमारा पॉइंट आ रहा है, ऐसे हम प्लानेट, जो ग्रह को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लानेट। प्लानेट का मतलब प्लानेटिया, जो ग्रीक भाषा का वर्ड है, उसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। तो इस तरह से भी हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। अगला बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा क्या है, हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उपग्रह है। ये भी उपग्रह भी क्या करते हैं, अपना प्रकाश और ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, तारों से प्राप्त करते हैं। और हमारे पूरे सौर मंडल में ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत, हमारा स्रोत क्या है, सूर्य। और सूर्य आपको मालूम है कि एक तारा है। चलिए अब चलिए उपग्रह क्या होते हैं, जैसे हमारा चंद्रमा जो क्या है, पृथ्वी का सहचर बोला जाता है। पृथ्वी का सहचर मतलब कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला, और ये भी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। अगला हम बात करते हैं, ये सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कहते हैं। तो पृथ्वी को लेकर टोटल ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, टोटल पृथ्वी को लेकर 8 हो गए। तो हम ग्रहों की उनकी बात करते हैं, जिसमें पहला आपका आता है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, और ये सारे ग्रह ऊष्मा और प्रकाश इससे ग्रहण करते हैं, सूर्य से। और सूर्य क्या है, हमारा सौर मंडल का एकमात्र स्रोत है ग्रह, ये ऊष्मा और प्रकाश का। ठीक है, और सूर्य को हम सौर मंडल का मुखिया भी बोलते हैं। चलिए आगे हम इन सारे ग्रहों के बारे में थोड़े थोड़े एक एक करके सब जानकारी ले लेते हैं। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध एक, यहाँ पे हम दो चीज़ का एक परिक्रमण और एक घूर्णन की बात करेंगे। तब परिक्रमण क्या होता है कि जब कोई ग्रह किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ जो चक्कर लगा उसको बोलते हैं परिक्रमण। और अपने अक्ष पर जैसे लट्टू का आपने देखा होगा कि लट्टू में एक साथ दो तरह की गति होती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमता है, एक तरफ थोड़ा दूर दूर भी ऐसे घूमता है। तो जो चारों तरफ घूमता है उसको परिक्रमण, और जो अपने अक्ष पर घूमता है उसको घूर्णन बोलते हैं, घूर्णन गति। तो चलिए बुध का जो परिक्रमण काल है 88 दिन का है, मतलब 88 दिन में क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। अगला ये घूर्णन गति मतलब अपने अक्ष पर कहकर 59 दिन लगाता है, यानी घूर्णन काल कितना हो गया, 59 दिन का, और परिक्रमण हो गया 88 दिन का। अगर आप शुक्र का परिक्रमण की बात करें तो 255 दिन का परिक्रमण काल है, और घूर्णन काल कितना होता है, 243 दिन। उसी तरह हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के जो परिक्रमण काल है 365 दिन, और 365 दिन में आपको क्या होता है, पूरे एक वर्ष का होता है। जो हमारे वर्ष में जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो पृथ्वी क्या कहते हैं, सूर्य के चारों तरफ जो गति करती है, वो 365 दिन का समय लेती है। और 365 दिन में लगभग सारे मौसम, सारे ऋतु एक बार हमको देखने को मिलते हैं। और अपने अक्ष पर जो घूमती है टोटल एक दिन का, एक दिन इसको यूनिट में इकाई मान लिया गया, और इसी यूनिट की वजह से सारे अन्य ग्रहों की जो दिनों के समय को क्या किया, निर्धारण किया गया। तो एक दिन का समय लगता है इसको अक्ष में घूमने में, और ये अपने अक्ष में जितने समय में घूमते हैं उससे हमारा क्या होता है, दिन और रात होता है। और रही बात पृथ्वी का चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा यानी कभी कभी उपग्रह भी बोलते हैं या चंद्रमा भी बोल सकते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, हमारा चंद्रमा है। अगला हमारा है जो मंगल ग्रह की परिक्रमण की जो बात करें क्या है, 687 दिन, और इसका घूर्णन क्या है, एक दिन, लगभग पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर। मतलब पृथ्वी का घूर्णन काल और मंगल का घूर्णन काल हमारा सेम है, एक दिन है। चलिए, और चंद्रमा की ये मंगल ग्रह का जो हम लोग उपग्रह की बात करें तो वो टोटल 2 दिन है, ये 2 चंद्रमा है, मतलब इसके 2 उपग्रह है। अगला है हमारा बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है,
और इसकी जो परिक्रमण का बात करें तो 11 साल 11 महीना लगभग 12 साल, लगभग 12 साल में क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, मतलब एक परिक्रमण करता है 12 साल में। और घूर्णन काल कितना है, 9 घंटे 56 मिनट। उसके अलावा चंद्रमा ये बृहस्पति का जो ग्रहों की संख्या कितनी है, लगभग 53 मतलब 53 है। अगला हमारा जो छठा ग्रह है शनि, शनि का परिक्रमण काल है 29 साल 5 महीने, 29 साल 5 महीना है। और इसका घूर्णन काल है 10 घंटा 40 मिनट। इसकी भी चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या क्या है, 53 है, मतलब कि बृहस्पति के उपग्रह की संख्या और चंद्रमा के उपग्रह की संख्या 53, लगभग दोनों का बराबर। अगला हम बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस का जो परिक्रमण काल होता है 84 साल, मतलब 84 साल में एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। और अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 17 घंटा 14 मिनट। और इसकी चंद्रमा की बात करें तो 27 चंद्रमा इसके, यूरेनस के चंद्रमा कितने हैं, 27। अगला हमारा लास्ट जो ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून का जो परिक्रमण काल कितना है, 164 साल, सबसे ज़्यादा 164 साल। और ये देखिए, ये जो परिक्रमण काल है कैसे है, जो ग्रह सूर्य से जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है उनकी परिक्रमण काल क्या हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो उनके कक्ष होते हैं परवलयाकार होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं। और दीर्घवृत्ताकार क्या होते हैं, सूर्य को अगर केंद्र मानते हैं तो उनसे जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ती जाएगी हमारा वृत्ताकार पथ क्या होता है, बढ़ते जाएगा। इसके वजह से सबका जो परिक्रमण काल क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार उनके परिक्रमण काल भी बढ़ते जा रहे हैं। और जो नेपच्यून है उनका घूर्णन काल कितना है, अक्ष पे घूर्णन काल कितना है, 16 घंटा 7 मिनट। और नेपच्यून के उपग्रह की बात करें तो टोटल इनके 13 उपग्रह। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि इतने सारे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि नेपच्यून और ये यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हो गए। इन 8 ग्रहों में कुछ को आंतरिक ग्रह और कुछ को बाह्य ग्रह कहा गया। तो आंतरिक ग्रह किसे कहा गया कि जो ग्रह सूर्य से नज़दीक है वो आंतरिक ग्रह में आते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि वे या तो चट्टानों के बने हैं, मिट्टी और चट्टानों के बने हुए हैं, तो वो सभी क्या आते हैं, आंतरिक ग्रह में आते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी भी क्या है, एक आंतरिक ग्रह है। सौरमंडल में सूर्य से जो नज़दीक के 4 ग्रह हैं वो क्या है, आंतरिक ग्रह। रीज़न कारण यह है कि वो सूर्य से दूरी बहुत कम है और वो क्या है, चट्टानों के या मिट्टी के बने हुए हैं। और बाकी के जो 4 ग्रह यानी बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, ये जो क्या है, बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह क्यों है, क्योंकि ये सूर्य से इनकी दूरी क्या है, बहुत अधिक है। और दूसरा रीज़न क्या है कि या तो गैसों के बने हैं या तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रहों में आपने अंतर देख लिया। चलिए अगला हम बात करते हैं कि क्षुद्र ग्रह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्षुद्र ग्रह जो क्या कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देखा होगा कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच की एक पट्टी के रूप में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह पट्टी भी कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं सौरमंडल की। तो सौरमंडल में अभी देखा कि सूर्य और सारी ग्रह, उसके अलावा सूर्य और उसके 8 ग्रह, उसके अलावा जितने सारे उपग्रह हैं, अन्य खगोलीय पिंड है। अन्य खगोलीय पिंड में आप किसको शामिल कर सकते, क्षुद्र ग्रह को और उल्का पिंड को। ये सभी मिलकर सौरमंडल की मतलब निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल में क्या क्या आ गया, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। चलिए, और इस सौरमंडल के मुखिया के रूप में किसे माना जाता है, सूर्य को, क्योंकि सारे ऊर्जा और उष्मा और प्रकाश सभी की स्रोत क्या है, सूर्य ही है। इस सौरमंडल में सभी क्या करते हैं, सूर्य से ऊर्जा उष्मा प्रकाश ये सारे चीज़ ग्रहण करते हैं। अब चलिए सूर्य की बात करते हैं। सूर्य क्या है, कहाँ, सूर्य जो पूरे सौरमंडल के केंद्र में, सेंटर में स्थित है। और ये बहुत बड़ा है, आकार में बहुत अत्यधिक बड़ा है। और क्या है, एक गर्म गैसों से बना हुआ है, गर्म गैसों से बना हुआ है। और ये क्या कहते हैं, सूर्य के जितने सारे आसपास जितने सारे ग्रह हैं, सभी ग्रहों के एक खिंचाव बल के कारण क्या, सभी को अपने तरफ खींचे रहता है, जिससे सारे ग्रह क्या एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष पे क्या करते हैं, घूमते हैं। और ये वृत्ताकार जो पथ होता है जिनको हम लोग कक्षा के रूप में ही जानते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, जो ये सूर्य जो हमारे पृथ्वी पर भी ऊर्जा का और उष्मा का प्रकाश का जो एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य ही है। और सूर्य से दूरी की बात, पृथ्वी की दूरी की बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी हो गई, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, जो पौराणिक जो कथा है उसमें भी सूर्य को देवता के रूप में माना गया है। उस समय सूर्य को देवता को सोल कहा जाता है, सोल। ठीक है, अभी भी हम लोग सूर्य देव को अर्घ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं
इसके अलावा प्राचीन जो हमारे खगोल शास्त्री की बात करें तो खगोल शास्त्री क्या होता है कि वे मतलब ऐसे मतलब कि ज्ञानी पुरुष जो क्या करते हैं, हमारे ब्रह्मांड के बारे में, आकाशीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानकारी हमें देते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। और ऐसे ही खगोल शास्त्री हमारे प्राचीन भारत में थे जो आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं, जो महान खगोल शास्त्री थे, उन्हें गणितज्ञ भी मतलब थे। चलिए आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं कि ये सारे जो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनका जो रास्ता कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। और जो फिक्स्ड होता है, निश्चित, उनके रास्ते को कैसे बोलते हैं, ग्रहों के जो पथ होता है उनको निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ। और ये निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। ठीक है। और रही बात सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो गया, बुध, और सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो गया, तो आपने क्या, नेपच्यून। चलिए अगला आता है टॉपिक कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, जुड़वा ग्रह या जुड़वा वाहन भी कहा जाता है पृथ्वी का। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र ग्रह का जो आकार और जो आकृति है लगभग पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के जैसा, इसी वजह से सूर्य ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। चलिए अभी हम देखें कि पहले एक ग्रह हुआ करता था प्लूटो, जो उसको भी ग्रहों की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जो खगोल संस्था है, जो अगस्त 2006 में उन्होंने एक बैठक करी, और बैठक में क्या किया कि ये जो प्लूटो है सूर्य के जो केंद्र माने हैं उनसे अत्यधिक दूरी पे होने के कारण उन्होंने क्या किया, उनका ग्रहों के श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह के रूप में उन्हें मतलब नाम प्राप्त हुआ। जैसे उसके अलावा उस समय तक खोजे गए कुछ और जो उपग्रह थे या खगोलीय पिंड, तो बुरा नहीं कर सकते हैं, कुछ खगोलीय पिंड और भी है, उन्हें भी बौने ग्रह के रूप में रखा गया। उनका नाम आप जान सकते हैं कि 2003 UB313, उसके अलावा सीरस, ये सारे जो खगोलीय पिंड हैं इन सभी को भी क्या बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। कब रखा गया, ये बैठक कब हुई, अगस्त 2006 में। और किसके द्वारा हुई यह बैठक, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा। चलिए आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का एक ग्रह है, और कैसा ग्रह है, अद्भुत ग्रह बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। जीवन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे गर्मी चाहिए, ठंडी चाहिए, पानी चाहिए, वायु चाहिए, मिट्टी चाहिए, वनस्पति चाहिए, जीव जंतु चाहिए, अब आवश्यक गैस है जैसे ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज़ पृथ्वी पे विद्यमान है। शायद ही ऐसा कोई ग्रह होगा, अभी तक तो कुछ खोज नहीं हुआ जिस पे ये सारे कंडीशन, सारी स्थितियाँ मौजूद हो, सारे अनुकूल परिस्थिति वहाँ पे मौजूद हो, ऐसा नहीं है। पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, इसलिए हम पृथ्वी को अद्भुत ग्रह के रूप में भी कह सकते हैं। चलिए अब भाई पृथ्वी की स्थान, तो सूर्य से दूरी के अनुसार क्या इसका स्थान तीसरा है, और आकार के अनुसार इसका स्थान कितना, 5वां है। दूरी के अनुसार इसके जो मतलब दूरी के अनुसार कितना स्थान है, तीसरा स्थान, और आकार के अनुसार क्या है, 5वां स्थान। चलिए एक और चीज़, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पानी होने के कारण लगभग 2/3 भाग क्या है, यहाँ पे पानी है, इसी वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। और ये नीला ग्रह इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष से इसको देखने में नीला दिखाई देता है, इसके वजह से नीला ग्रह कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो सूर्य का प्रकाश है लगभग 8 मिनट लगता है। आप जान सकते हैं कि जैसे आपको मालूम है कि प्रकाश की जो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज़ गति होने के बाद जो सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट लग जाता है। कहीं कहीं ये डाटा 8 मिनट दिखता है, जैसे NCERT में 8 मिनट है, और अलग कहीं 8 मिनट 20 सेकंड को भी देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आप ऑप्शन के अनुसार जा सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर एक इस पर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे चंद्रमा पर पहला व्यक्ति जो चंद्रमा सतह पर पैर रखा मतलब पहुंचा, तो वैसे जो क्या है नील आर्मस्ट्रांग, और ये कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा सतह पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उपग्रह की। उपग्रह क्या होते हैं कि वैसा खगोलीय पिंड
जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी ग्रहों को हमने क्या देखा कि तारों के चारों मतलब सूर्य के चारों ओर या तारों के चारों ओर चक्कर लगाते थे। तो वहीं उपग्रह क्या होता है, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। उनका भी अपना प्रकाश नहीं होता, अपना उष्मा नहीं होता, ये भी क्या होता है सूर्य से ही लेते हैं या किसी दूसरे तारे से ही अपना प्रकाश लेते हैं। ठीक है, उनका काम क्या है, ग्रहों के चक्कर लगाना। अब देखिए कुछ ग्रह कृत्रिम भी है, मतलब ब्रह्मांड में अपने आप बने हुए हैं, प्रकृति ने उसको बनाया। कुछ ग्रहों को मानव ने बनाया, जिसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। मानव ने क्या अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाया, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ग्रहों को बनाया। चलिए उन ग्रहों को हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह, या ये एक तरह का कृत्रिम पिंड है। जैसे वो खगोलीय पिंड है, ये कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। अब इनका उपयोग क्या है, उपयोग की बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ब्रह्मांड में जितने सारे खगोलीय पिंड है, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह पर कहाँ पे जीवन संभव है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे वनस्पति है, ये सारे चीज़ों को पता लगाने के, जो हमारे भविष्य में आने वाले जनरेशन में, आने वाली पीढ़ी को उन्हें लाभ पहुँचा सकता है। उनका अगला हम ऑप्शन खोज रहे हैं, मतलब अगला। ठीक, दूसरा इसका उपयोग क्या है कि संचार के जितने सारे माध्यम हैं, जैसे मोबाइल हो गया, आपका रडार, सोनार, ये जितने सारे संसाधन हैं, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, रेडियो, जितने सारे ब्रॉडकास्टिंग होने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें लगभग संचार से जुड़े। संचार की लगभग सारी चीज़ें सैटेलाइट पर डिपेंड है, इसलिए सैटेलाइट से सारी चीज़ें। उसके अलावा हम लोग मैप देखते हैं, मतलब कि इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, सैटेलाइट के माध्यम से ही, मतलब उपग्रहों के माध्यम से ही हमें उपलब्ध हो पाती है। तो इन सारे उपयोगों के लिए हम क्या करते हैं, मानव ने क्या कुछ उपग्रह बनाए और उन्हें अंतरिक्ष में भेजे। और ये अंतरिक्ष जो ये उपग्रह है वो रॉकेट्स के द्वारा क्या होते हैं, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित करके उन्हें क्या एक निश्चित कक्षा में उन्हें छोड़ दिया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, कभी कभी ये उपग्रह पृथ्वी के लिए, कभी कभी ये उपग्रह मंगल ग्रह के लिए। तो जिन ग्रह के लिए बनाया था, जिन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस ग्रहों के कक्षा में इन्हें स्थापित किया था, वहाँ से हमें जानकारी देते रहते हैं। चलिए, और एक और चीज़, ये इन उपग्रहों को ऊर्जा, इन उपग्रहों को, मानव निर्मित उपग्रहों को भी ऊर्जा किससे मिलती है, सूर्य से ही मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं चंद्रमा का। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। और इसका जो व्यास की बात करें तो इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग, मतलब चौथा हिस्सा है। ठीक है, और ये इतना बड़ा दिखता है, ऐसा क्यों, ये आकार में छोटा है, लेकिन हम पृथ्वी से अत्यधिक नज़दीक होने के कारण इनका आकार इतना बड़ा दिखता है। और ये पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिन में, लगभग 27 दिन में एक चक्कर लगाया था। और ये इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी क्या होता है, एक चक्कर लगाया था। इस यानी कि चंद्रमा का परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल दोनों क्या है, एक समान। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण का समान होने का कारण क्या होता है कि इसका चंद्रमा का हमेशा हम केवल एक ही सतह देख पाते हैं। क्या, अब इसके सतह पर कभी कभी हमने देखा कि ध्यान से देखने पर दिखता है कि काला काला धब्बा रहता है। तो ये काले काले धब्बे वहाँ के पर्वतों, पहाड़ों, जो उनके गड्ढे, इन सभी के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कभी ये पूर्णिमा के दिन जब पूरा पूर्ण चंद्रमा रहता है तो उस समय ये से चीज़ें दिखाई देती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह अभी हमने बात करी कि जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड है, ये क्षुद्र ग्रह क्या है, छोटे छोटे खगोलीय पिंड है, जो कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षा में। जो मंगल की कक्षा और बृहस्पति के जो बीच की जो कक्षाएँ हैं, उनके बीच ये पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच। और ये बने कैसे हैं, तो बहुत साल पहले, पहले आसमान में कुछ खगोलीय घटना हुई थी, उसमें क्या है, विस्फोट से ये सारे ग्रहों से टूटे हुए भाग होते हैं। उसके बाद बात आती है उल्का पिंड की। तो ये उल्का पिंड क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े हैं। ये उल्का पिंड क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े, ये भी ग्रहों से टूटे हुए भाग होते हैं। कभी कभी क्या होती है, पृथ्वी के नज़दीक आते हैं, और पृथ्वी के नज़दीक आने समय में क्या होता है, वायुमंडल में वायु के घर्षण से होकर ये जलते हैं। जलते हुए कभी कभी रात में हमें आसमान में ये घटनाएं देखने को मिलती है, प्रकाश दिखने को मिलता है। कभी कभी ये नहीं जल पाते, बड़े आकार के होते हैं, तो पृथ्वी पर गिरते हैं, और पृथ्वी पर गिरने के बाद कहीं कहीं बड़े नुकसान भी कर जाते हैं। उनका पिंड गिरने से बहुत सारा नुकसान भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक पिंड आता है आकाशगंगा। अगला पॉइंट है आकाशगंगा। आकाशगंगा जिसे
मिल्की वे मतलब ये क्या होता है, एक लाखों तारों का एक समूह होता है जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। और सौर मंडल भी क्या है, एक आकाशगंगा का ही एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है आकाशगंगा का भाग है। कई सारे सौर मंडल, कई सारे मतलब तारों का जो समूह होता है मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा क्या होते हैं, करोड़ों तारों के बादलों, गैसों तथा बादलों की एक प्रणाली है। मतलब ये सारे चीज़ मिलकर, तारों का समूह, करोड़ों तारा, बादल और गैस, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। चलिए, और लाखों आकाशगंगा मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इस तरह से हमारे जो क्लास 6 की जो NCERT ज्योग्राफी यानी भूगोल है वह हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अगर इसमें किसी तरह के कोई टॉपिक छूट गया हो, कुछ ऐसा लगा हो तो आप कमेंट में बताएं, मैं उस चीज़ को अगले वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में ऐड कर दूंगा। अगर कुछ ऐसे सजेशंस हो तो आप मतलब कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आगे हम कुछ इसके बारे में कर सकें। तो चलिए, इसके लिए तब तक धन्यवाद। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जो स्टडीग्राम 98 चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। चलिए।